चीन एक ऐसा देश है जो कि यूं तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर की खुल्लम खुल्ला अवहेलना करता है। लेकिन जहां बात उसके खुद के निजी स्वार्थों की आती है वहां चीन रूल्स बेस्ड ऑर्डर की दोहाई देने लगता है। वहां उसके सुर कुछ बदलते से नजर आते हैं। भारत के संदर्भ में आप देख लीजिए कि जहां जम्मू कश्मीर का मामला हो या फिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो चीन राजनीति करता है, इन मुद्दों को लेकर तो चीन का रुख जो है वो कुछ अलग होता है। और चीन अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को बिल्कुल ताक पर रखकर जब चाहे अरुणाचल प्रदेश के बिना भारत का मैप दिखाता है, भारत का मैप चित्रित करता है। लेकिन जब बात ताइवान की आती है तो चीन के सुर बदल जाते हैं और वन चाइना पॉलिसी की दुहाई देकर विश्व के सभी देशों को चीन ये पाठ पढ़ाने की कोशिश करता है कि अगर ये देश ताइवान के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित करेंगे, अगर उसके साथ अपने ट्रेड रिलेशंस मजबूत करेंगे, तो ये चीन की वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन होगा। चीन का इस समय पश्चिमी देशों से, विशेषकर कि अमेरिका से 36 का आंकड़ा है। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो यूं तो काफी लंबे समय से अमेरिका और चीन के बीच में एक प्रकार का कोल्ड वॉर, एक प्रकार का शीत युद्ध चला आ रहा है, जिसकी शुरुआत अमेरिका और चीन के बीच जब डोनाल्ड ट्रंप का शासन था अमेरिका पे, तो उस समय चीन और अमेरिका के बीच जो व्यापार युद्ध हुआ था, जो ट्रेड वॉर हुआ था, उससे इसकी शुरुआत हुई थी और ये अभी तक चला आ रहा है। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी हालांकि कि जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद चीन और अमेरिका के संबंध शायद कुछ सुधरेंगे, दोनों के सुर कुछ बदलेंगे, लेकिन इस प्रकार के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। तो अमेरिका से तो चीन के संबंध खराब थे ही, लेकिन अब अमेरिका के अलावा यूरोपीय संघ से भी, यूरोपीय देशों के साथ भी चीन की इक्वेशन कुछ अच्छी नहीं रह गई है। और इसलिए चीन अब एक एंटी वेस्टर्न फ्रंट बनाने की कवायद में जुटा है। और इसी मुहिम में चीन अफगानिस्तान जैसे देश को रीच आउट कर रहा है और अफगानिस्तान की तालिबान, जो तथाकथित तालिबान सरकार है, उसके साथ चीन अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। तालिबान अब चीन के बेल्ट एंड रोड फोरम में सम्मिलित होगा। यानी चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड फोरम में जितने भी देशों को आमंत्रित किया गया है, कम से कम 120 देशों को आमंत्रित किया गया है, तो उन देशों के साथ तालिबान भी अब अफगानिस्तान का फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन करेगा बीजिंग में होने वाले बेल्ट एंड रोड फोरम में। इस हफ्ते चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10वीं वर्षगांठ है और ये फोरम इसी उपलक्ष्य में 17 और 18 अक्टूबर को बीजिंग में मनाया जाएगा। अब यूं तो तालिबान को विश्व की किसी भी सरकार ने औपचारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। और अगर हम चीन की बात करें तो चीन ने भी औपचारिक तौर पर फॉर्मली तालिबान को स्वीकृति नहीं दी है, उसको अफगानिस्तान की सरकार के तौर पर रिकग्नाइज नहीं किया है। लेकिन अनौपचारिक तौर पर जिस प्रकार से चीन तालिबान को रीच आउट कर रहा है और जो तथाकथित तालिबान सरकार है जिस प्रकार उससे नज़दीकियां बढ़ा रहा है, उससे तो हमें यही देखने को मिलता है कि चीन अपने भू राजनीतिक वर्चस्व का, बढ़ते भू राजनीतिक वर्चस्व का इस्तेमाल कर तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बैकडोर एंट्री दे रहा है और पूरे विश्व में तालिबान का एक सरकार के रूप में, अफगानिस्तान सरकार के रूप में स्वीकृति के रास्ते खोलने की कोशिश कर रहा है। आप पूरी टाइमलाइन देखिए, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो बहुत से देशों ने, सभी देशों ने, बल्कि विश्व के सभी देशों ने, अधिकतर देशों ने स्टेटमेंट तालिबान के खिलाफ दिए। और फिर जिस प्रकार से तालिबान में महिलाओं पर अत्याचारों का सिलसिला शुरू हुआ, उनके अधिकार दबाए गए एम्प्लॉयमेंट को लेकर, फिर एजुकेशन, किसी भी चीज़ को लेकर, और जिस प्रकार से मानवाधिकार उल्लंघन के भयावह वीडियो सामने आए, तो सभी देशों ने तालिबान की आलोचना की। लेकिन चीन ने इस मामले में चुप्पी साधी और उल्टा डिप्लोमेटिक स्टैंड लेके इस प्रकार की बातें की कि सभी देशों को अब तालिबान के साथ काम करना चाहिए और ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। और इसके अलावा जब से तालिबान की तथाकथित सरकार बनी अफगानिस्तान में, तब से चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर अफगानिस्तान में और माइनिंग को लेकर बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो तालिबान की इस सरकार के साथ साइन किए हैं। और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स पर बातचीत चल रही है चीन और तालिबान के बीच। हालांकि इन प्रोजेक्ट्स पर किसी पर अभी कोई बहुत विशेष काम होना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक जिसे कहते हैं इकोनॉमिक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चीन और तालिबान के बीच खासा बढ़े। इसके अलावा पिछले महीने चीन ने ऑफिशियली तालिबान में अपना एक एम्बेसडर नियुक्त किया, जिसने बाकायदा तालिबान की तथाकथित सरकार से भेंट की और तालिबान ने औपचारिक तौर पर, तालिबान की सरकार ने, तथाकथित सरकार ने अफगानिस्तान की चाइनीज़ एम्बेसडर का स्वागत भी किया।
तो चीन विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, जो तालिबान रेजीम है उसके समय में अपना एक एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसी और विश्व के किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया कि तालिबान के समय में अपना कोई एम्बेसडर या फिर अपना कोई डिप्लोमेटिक मिशन अफगानिस्तान में नियुक्त किया गया हो। और अब ये बेल्ट एंड रोड फोरम की बात है कि बेल्ट एंड रोड फोरम में औपचारिक तौर पर एक इतने बड़े फोरम में औपचारिक तौर पर चाइना जो है वो तालिबान को बुला रहा है, तालिबान की तथाकथित सरकार को अफगानिस्तान को डिप्लोमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों से तो यही संकेत जाता है कि चीन वैश्विक स्तर पर एक एंटी वेस्टर्न फ्रंट खड़ा करने की जो कोशिश कर रहा है उसमें वो इस प्रकार का माहौल बना रहा है और पूरे विश्व पर दबाव बना रहा है कि तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार के रूप में स्वीकृति मिले। अब चीन में होने वाली इस बेल्ट एंड रोड फोरम की बैठक में तालिबान के तथाकथित वाणिज्य और उद्योग के कार्यवाही मंत्री हाजी नूरुद्दीन अजीजी सम्मिलित होंगे। अब चीन का अचानक तालिबान के प्रति जो प्रेम उमड़ है उसकी क्या वजह है, तो इसकी 3 मुख्य वजह और एक एक करके संक्षिप्त में सभी वजहें डिस्कस करेंगे। तो चीन और तालिबान की बढ़ती नज़दीकियों की पहली वजह तो चीन के आर्थिक हित हैं, जो चीन के बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो है। चीन की अर्थव्यवस्था की जो खस्ता हालत है, विशेषकर कि कोरोना वायरस के बाद से जो चली आ रही है वो किसी से छुपी नहीं है। तो चीन की अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई और कुछ साल पहले तक जो चीन जिस प्रकार की इकोनॉमिक पावर था वैसी वो रही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि चीन इस इकोनॉमिक डिलेमा से निकलने के लिए नए एंगेजमेंट पार्टनर्स ढूंढ रहा है। फिर दूसरी बात है चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जब शुरुआत हुई तो उसको लेकर जिस प्रकार का उत्साह था पूरे विश्व में, अभी उत्साह भी काफ़ी फीका पड़ चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से बहुत से छोटे छोटे देश, विशेष करके श्रीलंका और पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिस प्रकार से ये लोग डेट ट्रैप में गए हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को जो भारी नुकसान उठाना पड़ा है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने का, उसको पूरा विश्व देख रहा है। और इसलिए जो और भी छोटे छोटे देश हैं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बने हैं वो चीन के साथ प्रोजेक्ट्स करने में, आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे हैं। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में इटली ऐसा देश था जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में चीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर था। लेकिन भारत में जब G20 सम्मेलन हुआ हाल ही में, तो उसी के बाद इटली ने इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से ऑप्ट आउट कर लिया और स्ट्रेटेजिक रीजंस का हवाला देते हुए इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ा। तो इशारा साफ है, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं भारत से था। और चीन और यूरोप के जो बिगड़ते संबंध हैं, जो बिगड़ते द्विपक्षीय संबंध हैं चीन और यूरोपीय संघ के, और G20 के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी घोषणा हुई, जो कि आने वाले समय में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चीन की बेल्ट एंड रोड योजना को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे सकती है। तो जाहिर सी बात है कि इटली की ये घोषणा कि वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अब छोड़ रहा है, उससे बाहर निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है, उसका संबंध कहीं ना कहीं इस इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप की इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा से भी है। तो अब चीन जो है वो अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना को लेकर नए पार्टनर्स तलाश रहा है, जाहिर सी बात है नए देश तलाश रहे हैं। और इसलिए अफगानिस्तान उसको बहुत आइडियल लग रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो कि इस समय पूरे विश्व से कटाफट है, उसे किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया है। तो वो चीन के लिए एक बहुत ही कन्वीनियंट प्लेग्राउंड है। अब अफगानिस्तान में यहाँ पे एक ये एंगल भी है कि लिथियम से लेकर तांबे और सोने तक का खनिज भंडार है। 2010 में अफगानिस्तान के एक खान मंत्री द्वारा अनुमान लगाया गया था कि इस भंडार की कीमत लगभग $1 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन के बीच है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 13 साल पहले इसकी इतनी कीमत थी, तो आज के समय में भला इसकी क्या वैल्यू होगी। तो जाहिर सी बात है कि चीन की इस पर काफ़ी निगाह है। और विशेषकर कि अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम की चीन को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कार बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग में लिथियम की ज़रूरत पड़ती है, बहुत आवश्यकता होती है। और कार बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन एक वर्ल्ड लीडर है। अब दूसरी वजह चीन और तालिबान रेजीम की बढ़ती नज़दीकियों की जो दूसरी वजह है वो चीन की वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बढ़ती दूरियां हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अमेरिका के साथ तो चीन का टेंशन, चीन का कॉन्फ्लिक्ट ट्रेड वॉर के समय से चला ही आ रहा है और दिन ब दिन बढ़ रहा है। लेकिन जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय देशों के साथ चीन के काफ़ी बिजनेस रिलेशंस भी अच्छे चल रहे थे और काफ़ी तरीके के द्विपक्षीय संबंध चल रहे थे। लेकिन अब यूरोपीय देशों के साथ भी चीन की उस प्रकार की इक्वेशन नहीं रहेगी और चीन और यूरोपीय संघ के बीच में भी बहुत सी टेंशन आ चुकी है। तो काफी समय तक तो यूरोपीय संघ अपने बिजनेस इंटरेस्ट के चलते, अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लालच में चीन को झेलता रहा। लेकिन
चाहे वो मानवाधिकार उल्लंघन की बात हो चीन की, या फिर चीन जिस प्रकार से रूल्स बेस्ड ऑर्डर को फ्लाउट कर रहा था। लेकिन जब बात बद से बदतर हो गई और अति हो गई, मुझे लगता है कि ये क्रिटिकल पॉइंट तब भी आया जब विशेष करके रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में चीन ने खुलकर बहुत ही अग्रेसिवली रशिया का साथ दिया। तो ये पूरे वेस्ट के लिए एक प्रकार का क्रिटिकल ब्रेकिंग पॉइंट था, और इस पॉइंट पे पूरा वेस्ट जो है वो एक प्रकार से एंटी चाइना हो गया। तो अब चीन बहुत अग्रेसिव होकर एक एंटी वेस्टर्न फ्रंट खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें चाहे वो ईरान हो या फिर जिसमें ईरान, रशिया और अरब कंट्रीज़ जैसे देशों को वो साथ लाने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर सी बात है इसमें इस इक्वेशन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों को भी कंबाइन करने की कोशिश करे। तो जितने भी देश हैं जो कि एक एंटी वेस्टर्न रवैया अपनाते हैं, उनको लेकर वो एक प्रकार का अलग से मोर्चा खड़ा करने की कोशिश करे। और इसलिए आप देख सकते हैं कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में भी जो चीन के बयान है वो एक तरफा रहे, और हमास ने जिस प्रकार से इजराइल पर अचानक से हमला बोला और जिस प्रकार की त्रासदियाँ हुई, जिस प्रकार का हमास ने जिस प्रकार के अत्याचार किए और जिस प्रकार की मौतें हुई इजराइल के नागरिकों की, उसको लेकर तो चीन ने चुप्पी साधी और सिर्फ एक तरफा बयान दिया, सिर्फ एक तरफा वक्तव्य दिया कि इजराइल जो है वो गाज़ा स्ट्रिप में ठीक नहीं कर रहा है और बहुत से सिविलियंस की जान को भी नुकसान पहुंचा, बहुत से सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही। तो यहाँ पर भी चीन एक प्रकार की राजनीति कर रहा है इसको लेकर भी, और एक प्रकार से इनडायरेक्टली, खुल्लम खुल्ला तो नहीं कर रहा क्योंकि वो हमास का नाम लेकर नहीं, वो पीपल ऑफ पैलेस्टीन का नाम लेके पीपल ऑफ गाज़ा करके कह रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली जो है वो यहाँ पर हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, आतंकवादी संगठन का सपोर्ट ही करे। तो इसके पीछे चीन की मंशा जो है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो एक एंटी वेस्टर्न फ्रंट खड़ा करना चाहता है, और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी थ्रेट है पूरी दुनिया को, क्योंकि चीन ऐसा करके रूल्स बेस्ड ऑर्डर को ध्वस्त करना चाहता है। और इसलिए चीन ऐसी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट कर रहा है जिनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, बल्कि एक प्रकार की तानाशाह जैसी सरकारें हैं, ताकि मिलकर एक चीन जो है वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर को ध्वस्त करे। अब ये तो जो पश्चिमी देश है, चाहे वो अमेरिका, यूरोप हो, ये भी कोई रूल्स बेस्ड ऑर्डर के मामले में काफ़ी हिपोक्रिटिकल हैं, जिसका भारत ने भी आलोचना की है, जिसकी काफ़ी दोगला रवैया भी अपनाते हैं। बहुत से मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी पश्चिमी देश चाइना की तरह, चीन की तरह खुल्लम खुल्ला इतना ये सब नहीं करते। और एक नाम के लिए रूल्स बेस्ड ऑर्डर तो है, लेकिन चीन जो है वो चाहता है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, और इसलिए वो एक पूरा एंटी वेस्टर्न कंट्रीज, इस प्रकार की ऑटोक्रेटिक रेजीम्स का एक वो खड़ा करना चाहता है, एक मोर्चा खड़ा करना चाहता है, जो कि विश्व की सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि चीन खुल्लम खुल्ला जो है इसमें वो आतंकवादी संगठनों का समर्थन कर रहा है, चाहे वो तालिबान हो या फिर चाहे वो हमास हो। तीसरी वजह जो चीन और अफगानिस्तान की बढ़ती नज़दीकियों की है वो भारत के संदर्भ में है कि चीन भारत को भी एक मैसेज देना चाहता है। जिस प्रकार से भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान भारत के पड़ोस में है, और इससे पहले अफगानिस्तान और भारत के काफ़ी अच्छे द्विपक्षीय संबंध रह चुके हैं। अफगानिस्तान में भारत के बहुत इन्वेस्टमेंट भी रहे हैं, लेकिन अब तालिबान रजीम के आने से इक्वेशंस बदल गई हैं, और जाहिर सी बात है कि भारत अफगानिस्तान को लेकर अपनी फॉरेन पॉलिसी अभी भी डिफाइन कर रहा है। अभी भी ये जो पॉलिसी है पूरी तरह से शेप अप नहीं हुई है। भारत अभी ये समझ नहीं पाया है कि किस प्रकार की रणनीति हो और किस प्रकार से भारत अफगानिस्तान से तालिबान रेजीम के अंतर्गत डील करे। तो चीन इस बात का फ़ायदा उठा रहा है और तालिबान अफगानिस्तान में अपनी इनरोड्स बना रहा है, जो कि भारत की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए, भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए ख़तरा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो तिकड़ी है वो जाहिर सी बात है कि भारत की स्ट्रेटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरा है। तो ये तीसरी वजह है। तो अब इस संदर्भ में भारत को बहुत सोच समझकर अफगानिस्तान और चीन की सिचुएशन से डील करने के लिए, और विशेष करके अफगानिस्तान में जो तालिबान रजीम से कैसे डील करना है, क्या करना है, उसके लिए बहुत सोच समझ के अपनी रणनीति बनानी होगी। क्योंकि जहाँ तक वेस्टर्न कंट्रीज़ का सवाल है, चाहे वो अमेरिका या दूसरे पश्चिमी देश हो, उनको भारत की नेबरहुड की जो समस्या है उनको सॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस समय किसी को दिलचस्पी नहीं है कि अफगानिस्तान में जो तथाकथित तालिबान सरकार है उसको किस प्रकार से डिस्प्लेस किया जाए, अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाई जाए और एक आतंकवादी संगठन को, तालिबान को रिप्रेजेंट करने से रोका जाए। ये मामला ठंडे बस्ते में है और किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है वेस्टर्न कंट्री को, क्योंकि अब तो वैसे ही जब से यूक्रेन और रशिया युद्ध हुआ तो उनकी जो प्रायोरिटीज़ है वो वैसे भी रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर चली गई, और अब इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है। तो भारत ने हालांकि ये मुद्दा उठाया भी है वेस्टर्न कंट्रीज़ के सामने कई बार कि उनके दोगलेपन को लेकर, कि जहाँ वह बात रशिया यूक्रेन युद्ध की आती है जो कि उनके इमीडिएट नेबरहुड में हो रहा है और उनकी
जो एक इमीडिएट जो है सिक्योरिटी से और उनकी इकोनॉमिक कंसर्न से रिलेटेड है, तो वहाँ तो वो पूरे विश्व को नसीहत देते हैं कि रशिया का बहिष्कार करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन जहाँ बात अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की आती है तो वहाँ चुप्पी साध देते हैं। तो भारत ने वेस्ट के इस दोगलेपन को पॉइंट आउट भी किया है, लेकिन भारत को बहुत ही अग्रेसिवली इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परस्यू किया करना होगा, क्योंकि भारत की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से सिक्योरिटी से, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि अफगानिस्तान में किस प्रकार से चुनाव का माहौल बनाया जाए। वहाँ पे जी जो आतंकवादी संगठन जो तालिबान का है, जो कि एक सरकार बन के वहाँ बैठ के, उसको किस प्रकार से वहाँ से उसको हटाने के रास्ते खोजे जाए, क्योंकि नहीं तो चीन और तालिबान की जो बढ़ती इक्वेशन है और जो चीन पाकिस्तान और तालिबान की टिकड़ी है, वो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, गुड न्यूज़ नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।